आपको याद होगा कि भारत में स्वतंत्रता से पहले कई रियासतें थी जो राजा महाराजाओं की थी। इनके एकीकरण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लंबा प्रयास किया। इसके बावजूद भी 3 रियासतें ऐसी थीं जिनके भारत में विलय को लेकर लंबा कह सकते हैं कि मतभेद चला और यहां तक कि सशस्त्र संघर्ष भी करना पड़ा। ये थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अब इन तीनों में आप जानते हैं कि जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर की कहानी के बारे में तो काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन हैदराबाद की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हर साल 17 सितंबर की जो तारीख है उसको लेकर के अब विवाद होने लगा है। केंद्र की मोदी सरकार ने तेलंगाना में 17 सितंबर को तेलंगाना विलय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है और इसके बाद से जो पुरानी सरकार थी बीआरएस की, उसको एक तरह का टकराव केंद्र और राज्य के बीच में देखने को मिला था। तो 17 तारीख क्यों महत्वपूर्ण है सितंबर की, इस पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही हैदराबाद का विलय का भारत में क्या इतिहास है इस पर भी संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो विलय था ये आसानी से नहीं हुआ। इसके लिए काफी लंबा संघर्ष चला और इसमें हजारों लोगों की जानें भी गई हैं। तो इसीलिए ये काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है 17 सितंबर का। 17 सितंबर 1948 को, यानी आजादी के करीब 1 साल बाद, उससे भी ज्यादा समय बाद हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था। और इसके लिए क्या पृष्ठभूमि थी इस पे एक बार नजर डाल लेते हैं। मैं आपको बताता हूं कि 1911 से 1948 तक निजाम मीर उस्मान अली ये हैदराबाद के आखिरी निजाम थे और इन्होंने तेलंगाना का जो हिस्सा आज है और साथ ही मौजूदा कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो हिस्सा है मराठवाड़ा का, इसको मिलाकर के जो हैदराबाद की जो निजाम की रियासत थी उस पर काफी वक्त तक शासन किया। अब इसमें हुआ क्या था, जब भारत आजाद हुआ तब कई सारी, जैसा हमने कहा कि रियासतें भारत में मिलने को तैयार हो गई। सरदार पटेल ने उसके लिए बहुत बड़ा प्रयास किया और इसीलिए उनको आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये जो आज आप नक्शा भारत का देखते हैं इसके पीछे सरदार पटेल की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इन तमाम रजवाड़ों को तैयार कर लिया गया था, लेकिन जो हैदराबाद के निजाम थे वो भारत में मिलने को तैयार नहीं हुए। उनकी ये दलील थी कि देखिए इतने लंबे समय से मैं शासन करता आ रहा हूं, इसलिए मैं अपनी रियासत का विलय भारत में नहीं करूंगा। तो ये लेकर के उनकी एक जिद थी और माना जाता है कि वो उस वक्त दुनिया के सबसे रईस लोगों में से थे। उनके पास अथाह अकूत संपत्ति थी। ये भी एक कारण था जिसके चलते वो नानुकुर कर रहे थे भारत में विलय की। लेकिन जो हैदराबाद के अधिकांश लोग थे वो उस तरह से समृद्ध नहीं थे जैसे कि निजाम थे और इसीलिए टकराव चलता था। साथ ही भाषा को लेकर भी और साथ ही जो निजाम की अपनी नीतियां थी इनको लेकर भी टकराव वहां पर चलता रहा। तेलुगु भाषा के ज्यादा लोग बोलने वाले थे, लेकिन निजाम जो चाहते थे वो थे कि उर्दू में सारा कामकाज हो, तो ये भी एक दिक्कत हुई। इसके बाद लोगों ने वहां पर आंदोलन शुरू किया निजाम के जो राज था उससे मुक्ति पाने के लिए। इसमें जो किसान थे उनका एक आंदोलन लंबा चला और साथ ही ये भी हुआ कि इसको धीरे धीरे करके समर्थन मिलता चला गया। एक संगठन बनाया गया आंध्र महासभा, जिस पर कि 1946 में निजाम ने बैन कर दिया और उधर दूसरी तरफ निजाम ने भी एक काउंटर करने की कोशिश अपनी ओर से शुरू की और इसके लिए क्या किया कि कासिम रजवी, इत्तेहाद उल मुसलमीन का एक नेता, उसके साथ मिलकर के निजाम ने अपनी एक तरह की फोर्स बनाई और ये फोर्स थी रजाकर की, जिसने कि जो आंदोलनकारी थे उनके ऊपर हमले करने शुरू किए और ये काफी लंबा मामला चला और 1948 में आकर के जो बात थी काफी बढ़ गई और इसमें हुआ कि भारत के साथ युद्ध करने की बात ये लोग करने लगे और चूंकि जो सीमाएं थी मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की, वहां पर भी इन्होंने हमले करने शुरू कर दिए। इसके जवाब में भारत ने हैदराबाद में के आसपास जो था अपने सेना को तैनात कर दिया और सैनिक हस्तक्षेप की तैयारी भारत ने शुरू कर दी। दूसरी तरफ निजाम जो था वो लगातार, चूंकि पैसों की कमी नहीं थी इसलिए एक के बाद एक हथियार इंपोर्ट करता जा रहा था और रजाकर की जो हिंसा थी वो लगातार बढ़ रही थी। इसके बाद ये फैसला किया गया भारत की ओर से, सितंबर 9 तारीख को ऑपरेशन पोलो इसको नाम दिया गया। हालांकि आधिकारिक दस्तावेज में इसका कम जिक्र होता है, इसको पुलिस एक्शन ज्यादा करके कहा जाता है। और 3 दिन बाद जब डिप्लॉयमेंट हुआ है सितंबर 17 को, निजाम ने हथियार डाल दिया और जो विलय है अपना हैदराबाद का वो भारत में कर दिया। नवंबर में करने का उसने फैसला कर दिया। भारत ने बड़ा दिल दिखाया, कहा कि निजाम को हम पनिशमेंट नहीं करेंगे और कुछ उनको समय के लिए रखा भी, कहा भी कि आपको पैसा मिलेगा, प्रीवी पर्स भी उनको दिया गया। तो ये सारी बातें थी।
और इसमें ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि 17 सितंबर की जो तारीख है उसको लेकर के एक बहस हमेशा छिड़ी रहती है कि उसको तेलंगाना विलय दिवस माना जाए या ना माना जाए। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा भी वहां पर बन गया है। लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी है, वैसे ये जो मुद्दा है हैदराबाद का, ये काफी पहले ही खत्म हो चुका है। हालांकि इस बारे में कई तरह की बातें कही जाती है कि संयुक्त राष्ट्र में ये मामला गया और संयुक्त राष्ट्र ने इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, तो क्या ये मामला अब भी वहां जीवित है, नहीं जीवित है, एक ये बहस होती है, एक निजाम को लेकर के बहस होती है। तो ये सारी बहस अपनी जगह पर है, लेकिन मुद्दे की बात यह कि भारत ने हैदराबाद का विलय अपनी इसमें करवाया और इसके पीछे जनता की जो मांग थी वो उसने एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। इसके जनता की मांग का क्या कारण है मैं आपको बता देता हूं कि केंद्र सरकार की ओर से एक समिति भेजी गई थी यहां पर, जो कि जनता से बात करने के लिए गई थी और उनको ये कहा गया था कि आप लोगों से बातचीत कीजिए और देखिए कि उनका ओपिनियन क्या है और वहां पर जमीन पर क्या हो रहा है इसकी भी आप पड़ताल कीजिए। तो ये जो है कमेटी गई थी, इस कमेटी की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट के आधार पर भी भारत ने आगे का जो कदम था वो उठाया। तो इस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कभी नहीं की गई, लेकिन जो छन छन के जानकारी मिलती है उसमें ये पता लगा कि कमेटी ने ये पाया था कि वहां पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है और यह रिपोर्ट दी गई थी। और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल दोनों ने ये फैसला किया कि वहां पर जो है एक्शन लिया जाना चाहिए और जो जनता पर अत्याचार हो रहा है उससे मुक्ति पानी जरूरी है। तो उसी के चलते ये फैसला जो है वो किया गया है। और ये पंडित सुंदरलाल की एक कमेटी थी, डेलीगेशन था कांग्रेस नेताओं का, पंडित सुंदरलाल, काजी अब्दुल गफ्फार और मौलाना मिस्री, जिन्होंने 3 हफ्ते तक दिसंबर 48 में वहां का दौरा किया था और उसके बाद ये पाया था कि वहां पर काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सारी बातें इसमें आई हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से हैदराबाद का जो विलय है वो भारत में हुआ।